नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी। मैं हूं सनोज गौतम और आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्दे के पीछे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास 5 अगस्त को होना है उसके बारे में। बात करेंगे कि किस तरीके से राम राज्य का जो मुद्दा है जो लगातार चर्चाओं में घिरा रहता है। आज उस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी को आप बड़े बड़े नामचीन चैनलों पर डिबेट में देख सकते हैं और एके मिश्रा जी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और उनको जो कहना होता है वो उसमें कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करते हैं। तो एके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटीवी पर्दे के पीछे में। थैंक यू सनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और आपके सारे दर्शकों का जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जी, तो एके मिश्रा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे एक सिंगल लाइनर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो हम अगर बात करें इस फिलॉसफी की, इस कॉन्सेप्ट की कि राम राज्य दरअसल है क्या, क्योंकि अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीकों से बताया है, लोगों से बात की है। तो सबसे पहले छोटा प्रश्न है, राम राज्य है क्या, उसकी आप हमें पृष्ठभूमि बताइए। सनोज, आपका आज का टॉपिक वाकई में देखा जाए तो बहुत ऐतिहासिक और बहुत इंटरेस्टिंग है और इतनी खुल के बातें कहीं और नहीं हो पाती है। लोग एक शब्द में राम राज्य बोल देते हैं और लाखों साल बीत जाने के बाद भी इस मुद्दे पे, इस कॉन्सेप्ट में अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं आई है। आज भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी जो परिकल्पना रहती है वो ये करते हैं, शासन या सुशासन की जब बात करते हैं तो पराकाष्ठा जो होती है उदाहरण की, वो राम राज्य की होती है। आप ये देखिए, आजादी के पहले जब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनकी भी संकल्पना में कि आजादी के बाद हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, शासन प्रशासन कैसा हो, तो राम राज्य की ही परिकल्पना थी। आप जितने भी मूर्धन्य विद्वानों को देखेंगे जो राष्ट्र के हितैषी हैं, उनके लिए राम राज्य की ही परिकल्पना हमेशा रही है कि राष्ट्र में शासन प्रशासन की जो व्यवस्था हो, यानी कि शासन व्यवस्था में दो पक्षों को मैं देखता हूं। एक होता है शासक और दूसरा होता है शासित, यानी प्रजा, जिसके ऊपर शासन किया जाता है। दोनों के बीच कैसे संबंध हो, व्यवस्थाएं कैसी हो, सुविधाएं कैसी हो। हम किसी भी शासन और प्रशासन व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो उसके दो तीन अवलंब होते हैं, दो तीन पिलर होते हैं। जैसे राजनीतिक दशा क्या हो, पहली चीज। दूसरी चीज अगर ये देखा जाए तो न्याय की व्यवस्था किसी भी शासन और प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्थिक, यानी अर्थव्यवस्था, जीविकोपार्जन वगैरह से संबंधित चीजों को लेकर के, कि उस शासन प्रशासन व्यवस्था में या उस एक पर्टिकुलर देश में, राज्य में आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है। और हमें बहुत गर्व है कि हमारे, अगर आप हजारों लाखों साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो इन तीनों चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लगभग हर एक कुशल शासक ने इन तीनों बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया है। आप किसी भी राजा को इतिहास में उठा के देख लीजिए, भारत भूमि पे जो भी एक सफल राजा रहा है, शासक रहा है, उसने इन तीन बिंदुओं पर कभी कोई शिकायत करने का मौका किसी को नहीं दिया है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम बात करते हैं राम राज्य की। आपने जैसे विस्तार पूर्वक बताया कि राम राज्य है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं और सदियों से इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, उसके बारे में आपने बताया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज के समय में जैसे आज का जो राज्य है और राम राज्य है, अगर मैं आज के राज्य को, जिसका जो मॉडल है, उसको राम राज्य मॉडल बनाना हो तो क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन है तो इसमें क्या क्या होंगे और इसमें किस किस को अपना रोल कैसे निभाना होगा? जो आपने बोला कि राम राज्य की परिकल्पना को आज के युग में अवतरित किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, राम राज्य एक आदर्श शासकीय व्यवस्था की परिकल्पना है। परिकल्पना क्या है कि उस वक्त यह वास्तविकता थी, उस जमाने में जब प्रभु श्री राम थे। और आदर्श की अगर बात जहां पे की जाए तो ठीक है, वो 100% इंप्लीमेंट ना हो पाए, अचीव ना हो पाए, लेकिन हमें टेंड्स टूवर्ड्स आइडियल सिचुएशन होना चाहिए अगर इंप्रूवमेंट करना है। तो बात मैं कर रहा था कि किसी भी शासन व्यवस्था को अगर राम राज्य में आपको तब्दील करना है, या आदर्श शासन व्यवस्था के तीन चार पिलर्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करिए। देखिए, आज की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे उस टाइम के राजनीतिक व्यवस्था में, और राम ने कैसे उस टाइम के राजनीतिक व्यवस्था को एक नई दशा और दिशा दी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो है, जो राज्य था, उनके अगल बगल जो राज्य थे, वहां पे राजनीतिक चुनौतियां नहीं थी।
वहां पे भी बाह्य और आंतरिक राजनीतिक चुनौतियां हमेशा रहती थी। आज आप हमारे देखिए, हमारे लोकतंत्र में देखिए, सरकारें गिर रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, कौन शासन करेगा, ये सारी आंतरिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं कि चुनी हुई सरकारों को भी तोड़ फोड़ करके गिराया जा रहा है या लोग गिरा देते हैं। उस जमाने में भी आप देखिए, जब राम की घोषणा हुई कि वो राजा बनेंगे, तो एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। राजनीतिक संकट ये पैदा हो गया कि भरत के लिए वरदान मांगा गया कि भरत जो है वो राजा बनेंगे, और राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, यानी कि राम को राजा बनने से यानी शासन में आने से रोक दिया गया। ये एक राजनीतिक चुनौती वहां पे थी। अब इस चीज को देखिए, इस चीज को सहर्ष रूप में राम ने स्वीकार किया। उनके पास सत्ता का लोभ नहीं था। यही चीज अगर आज के हमारे नेतागण कर ले कि पक्ष विपक्ष दोनों में अगर सत्ता का लोभ ना हो, तो शायद जो आपका सवाल है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब उदाहरण और देखिए, राम को अगर सत्ता पक्ष मान लिया जाए और भरत की जो टीम थी यानी उनकी माता कैकेयी और भरत, हालांकि भरत उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनको अगर विपक्ष मान लिया जाए, भरत ने भी कितना निस्वार्थ जो है वहां पे अपनी भावना को रखा। उन्होंने ये बोला कि राजा तो भैया राम ही होंगे, और उस चीज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। योग्यता के बल पे बहुत सारे पैरामीटर योग्यता के होते थे, तो वो गए और उसी को प्रतीक मान के उनके खड़ाओं को ले आए और उसी को प्रतीक मान करके 14 साल उन्होंने राज्य का शासन किया। और जब राम वापस आए तो उसके बाद जो है उनको राजा बनाया गया। अब चुनौतियां और आप देखिए, शासन व्यवस्था में शांति होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी जो भी राजा होते थे, जितने भी राज्य होते थे, वहां शांति ही शांति थी। राम जब वनवास के लिए चले, या आप उससे पहले देखिए, जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के गए तो कितनी अशांति थी विश्वामित्र के आश्रम में। और विश्वामित्र की वो यात्रा शुरू होती है अयोध्या से लेकर के जनकपुरी तक जाना, जहां पे उनका विवाह हुआ था। तो जैसे ही विश्वामित्र चले, अशांति पैदा करने वाले जितने तत्व थे, आप उनको चाहे राक्षस बोलिए, ताड़का का वध हुआ था वहां पे, सुबाहु वगैरह का वध हुआ था। तो ये सब जो राज्य में या राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जो भय पैदा करते थे जनमानस के अंदर, उनको दंडित करना। आज भी इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाए तो सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि जो जनमानस में भय पैदा करे उनको दंडित करना। ये न्याय व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है।